मनीष जी यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विश्वविद्यालय विधिया जो संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं और सरकार की मंशा ये भी हो सकती है कि गुरु शिष्य की परंपरा को पुनर्स्थापित करने की, अगर वो कुलपति का नाम बदल करके कुलगुरु करने की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर ये मंशा है तो निश्चित रूप से इस बात को तो मैं कहना चाहूँगा। लेकिन जिस विषय पर हम 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं, अभी सुभाष जी गर्ग बोल रहे थे, रविंद्र भाई भाटी बोल रहे थे, बहुत सारे सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही। जिस विषय को हम रख रहे हैं, जो संशोधन हम करना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा का जो यूनिवर्सिटी जो बड़े केंद्र है उनके बारे में भी हम, क्योंकि आज के समय में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। केवल इस संशोधन के विषय में, जब केवल हम नामकरण बदलना चाहते हैं और विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनकी दयनीय स्थिति पर, आज के हालात के संबंध में हम चर्चा नहीं कर रहे, तो ये उच्च शिक्षा के साथ एक बेईमानी है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मंत्री महोदय, जो सरकार ने यूजीसी 2025 का जो मसौदा था केंद्र सरकार का, उसमें कहा गया है कि उद्योगपतियों और नौकरशाहों को कुलपति बनाने का एक रास्ता सरकार ने दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कुलगुरु शब्द ऐसे उद्योगपतियों को, नौकरशाहों को आप देना उचित समझेंगे? जो वाइस चांसलर बाहर के राजस्थान में बन रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि शिक्षक की नहीं है, क्या कुलगुरु शब्द उनको सुशोभित, वो उस पद को सुशोभित कर पाएंगे? आज RUHS का जो कुलपति जिन्होंने सरकार ने बनाया या कहीं भी बना, वो जिनकी, क्योंकि उनका फील्ड फार्मासिस्ट है, वो PhD फार्मा उससे है। अगर आप विश्वविद्यालय बनाइए, फार्मा विश्वविद्यालय राजस्थान में बनाइए, उनका कुलपति उनको बना दीजिए, लेकिन मेडिकल फील्ड का आप कुलपति उनको बना रहे हैं और उनका नामकरण कुलगुरु हो जाएगा, तो कैसी पीढ़ी हम तैयार करेंगे? जो बेसिक जो चर्चा है वो हमको आज करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और उसके बारे में केंद्र जो कह दे और उसको हम मान लें कि भले ही UGC का जो मसौदा है उसको हम मान लें, मुझे लग रहा है कि भले ही नई जो शिक्षा नीति है उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। और इस सदन में, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में नई शिक्षा नीति पर चर्चा कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में जो नई शिक्षा नीति है उसके कई जो परिवर्तन जो आज आए हैं, आज संकाय परिवर्तन करने का नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी संकाय का परिवर्तन कर सकता है, मनमाफिक विषय चुन सकता है। आप बताइए, राजस्थान के जो कॉलेज हैं वहाँ पर एक संकाय है, अब एक संकाय का व्यक्ति दूसरे संकाय कैसे चुन सकता है? कानूनी रूप से अगर वो कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा और वो अपनी नई शिक्षा नीति के आधार पर अपने अधिकार की बात करेगा, तो हमारे कॉलेज वहाँ पर एक संकाय है, वो कैसे जो उसको अधिकार नई शिक्षा नीति में दिए हैं और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में डेवलप नहीं कर पा रहे, उस पर बहुत बड़ी चर्चा आवश्यक है। हमें केवल नई शिक्षा नीति के उसको मूल उद्देश्य को स्वीकार कर ले और छात्रों के जो अधिकार की बात है उसको नहीं करे। मुझे लग रहा है कि उस पर बहुत बड़ी आवश्यकता है कि विषय चयन का जो अधिकार छात्र को दिया गया है, तो उसमें, क्योंकि अगर वो कोर्ट में, न्यायालय में चला गया, माननीय मंत्री महोदय, तो उसकी डिग्री और उस पर वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि हम NEP की जो उसकी पालना पर जितनी तत्परता दिखा रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए, सदन में चर्चा करानी चाहिए, ताकि हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में बनाना चाह रहे हैं, कैसे यूनिवर्सिटी हम बनाना चाह रहे हैं, उस पर हम आगे बढ़े। आज जो सेमेस्टर सिस्टम जो नई शिक्षा नीति में शुरू किया गया है, आज सभापति महोदय, सेमेस्टर सिस्टम से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो अगली क्लास में नहीं जा पा रहे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम उन विश्वविद्यालयों के लिए था जहां पर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज है, हॉस्टल्स है। आज राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान में 1947 का राजस्थान यूनिवर्सिटी जिस विश्वविद्यालय से, जिस गरिमामयी विश्वविद्यालय से मैं निकल करके आया,
छात्र संघ अध्यक्ष रहा और वहां से होकर के मुझे सदन में आने का अवसर मिला। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे 5 कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, उस समय की परिस्थिति थी कि छात्राओं को उस शिक्षा में इतना छात्राएं नहीं आती थी। उस समय महारानीज कॉलेज जो हमारा गर्ल्स का था उसको केवल हमारे लिए बालिकाओं के लिए रिजर्व किया गया। कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, हमारा जो महाराजा कॉलेज है, हमारा जो आर्ट्स कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज है, वहाँ पर आज आवश्यक है कि समय के साथ में हम को एजुकेशन लेकर के आए, क्योंकि आज हमारी जो महिला शिक्षा की हम बात कर रहे हैं उनको बराबर का अधिकार है और वो बराबरी में आगे बढ़ रही है। तो इसमें भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं ये निर्णय करें और सरकार से, केंद्र सरकार से डिमांड करें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा राजस्थान विश्वविद्यालय को दिलाए। जो हमारे और जो यूनिवर्सिटीज है, जोधपुर का है, हमारे उदयपुर का है, जो हमारे राजस्थान के ऐसे पुराने विश्वविद्यालय हैं, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम हम करें। वो चर्चा हम सदन में कराएं और उसको लेकर के सरकार, मुख्यमंत्री जी सब तत्परता दिखाते हुए प्रयास करें। ये बेहद आवश्यक है। आज छात्र संघ चुनाव की बात अभी रविंद्र जी बोल रहे थे, मैं भी खुद छात्र राजनीति से निकल करके आया हूं और तमाम ऐसे लोग जो इस सदन में आज नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने सदन में अपनी उपस्थिति इस नाते दर्ज कराई कि वो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल करके आए, कॉलेज राजनीति से निकल करके आए और उन्होंने मुकाम हासिल किया और संघर्ष के दम पर मुकाम हासिल किया। मैं सामान्य परिवार से आता हूं, मुझे अवसर मिला, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव की वजह से मुझे आज इस सदन में आने का अवसर मिला और बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनको इसीलिए अवसर मिला। इसलिए आवश्यक है कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बहाल करे जाए, उनको शुरू किया जाए और सीनेट और सिंडिकेट में जो प्रावधान है कि सीनेट और सिंडिकेट में आप भले नियम बनाएं, आप कानून बनाएं, उसके लिए मेरिटोरियस बेस हो सकता है, उसके लिए सीनेटर का चुनाव होता है। इस बात को तय करें कि सीनेट और सिंडिकेट में जब तक छात्र प्रतिनिधि नहीं होंगे तो आप समझिए तानाशाही विश्वविद्यालयों में चलती है। आज जिस कुलगुरु के नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमें यह भी चर्चा करनी चाहिए कि कुलपति किस तरीके से तानाशाही करते हैं, किस तरीके से विश्वविद्यालय में छात्रों पर तानाशाही होती है। उनके लिए भी, उनके हक की बात भी हमें इस सदन में करनी चाहिए, हमें चर्चा करानी चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जो बॉम जिसको बोलते हैं, सिंडिकेट जैसे प्रशासनिक निकाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद विश्वविद्यालय में बॉम सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। मतलब आप समझिए जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उनकी नियुक्ति हमने करी है, नहीं करी है। और प्रदेश में इस बॉम की, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग नहीं होने के कारण, बैठक नहीं होने के कारण शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया ठप पड़ी है। हमारे कई जगह पर शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। प्रशासनिक फैसले लंबित होने से विश्वविद्यालय का सामान्य संचालन वो प्रभावित हो रहा है। इस पर हमें चर्चा की आवश्यकता है। आज जो जिस जमाने में हॉस्टल छात्र, मैं विश्वविद्यालय में रहा, छात्रावास में भी रहा, आज छात्रावासों की स्थिति माननीय मंत्री महोदय, 50 साल पहले जो छात्रावास बने थे उसी दुर्दशा में छात्रावास, क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन 50 साल आज उसके बाद भी छात्रावास वैसे बने हुए, मेज वैसी है, टेबल वैसी है, कुर्सी वैसी है, अलमीरा वैसी है, जो वहाँ की सुविधाएं वैसी है। आज हमें उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। आज हमें छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्र बढ़ रहे हैं, दूर दराज से छात्र आज यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम विश्वविद्यालय में हॉस्टल नहीं बढ़ा रहे, छात्रावास नहीं बढ़ा रहे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करना बेहद आवश्यक है। उस पर हम ध्यान दें, ये बेहद जरूरी है। और विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, वो बहुत आवश्यक है। मैं आपका जो ध्यान है, जो राजशेष कॉलेज है, 14 महीने से आप उनकी समीक्षा के लिए आपने एक कमेटी का गठन किया और कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, राजशेष जो माननीय सभापति महोदय मुझे पूरा करने दे विषय, और ये महत्वपूर्ण विषय है जो जिसके लिए आवश्यक रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार अगर राजशेष कॉलेजों को समय रहते हुए राजकीय मॉडल पर विकसित कर देती, आज 575 पदों पर उच्च शिक्षा में हमने जो विज्ञापन निकाले हैं, जो पद सृजित, जो भर्ती निकाली, अगर राजशेष कॉलेज को हम अगर सही समय पर राजकीय मॉडल में विकसित कर देते, आज कहाँ का प्रिंसिपल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कॉलेज चला रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। हमें उनको राजकीय मॉडल पर विकसित करना चाहिए। अगर समय रहते हम कर देते तो 3500 से 4000 पद
सर्जित किए जा सकते थे, जो उस शिक्षा के लिए हमारे साथियों को अवसर मिलता, मौका मिलता। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इन कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती है वो आरपीएससी के माध्यम से किया जाए। ये बात जरूर है कि आरपीएससी का जो गठन जो करने का काम था, जो वादे आपने किए थे, उन पर आप बिल्कुल, माननीय सभापति महोदय, मैं जो महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं आप, क्योंकि आरपीएससी जैसी संस्था अगर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगी, वो बहुत आवश्यक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो यूजीसी विनियमन 2025 का जो मसौदा है, उसमें एक गंभीर विसंगति है, और वो विसंगति है कि जो उस शिक्षा में पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। आज यूजीसी के नए मसौदे में जो नेट है, सेट है, जेआरएफ जैसे योग्यता आधारित मापदंडों को दरकिनार किया जा रहा है, जो उन मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ कुठाराघात अन्याय है, जिन्होंने नेट करी है, सेट करी है, जो जेआरएफ करी है, और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास करी है। और ये मसौदा केवल इसलिए तैयार किया गया है कि बैकडोर एंट्री कैसे दी जाए, ये जो मंशा है ये बिल्कुल गलत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी आवश्यक रूप से चर्चा कराया जाए। और जो महत्वपूर्ण बात आज कुलगुरु के लिए आपने, क्योंकि बेसिक जो बात है माननीय मंत्री महोदय, कुलगुरु नाम बदलने से विश्वविद्यालय नहीं बदल रहे, विश्वविद्यालय के लिए 2025